नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटीएट एसएसटी के पेपर में ये जो 60 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि हमने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता दिया है। आज की क्लास है ये आपका भाग सेकंड, जिसमें हम बाकी जो 30 क्वेश्चन आपके एसएसटी के बचे उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों वो क्वेश्चन वही होगा जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा, और ये भी आपको इसी क्लास में पता चलेगा कि किन किन चैप्टर को हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिससे क्वेश्चन सीटेट में अक्सर करके पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों 7 जुलाई के पेपर में आपको इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हुए भी आपको दिखेगा। तो इन क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में रोजाना की तरह। और चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में हम लोग घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। बाकी जो नए स्टूडेंट अभी तक आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया टेलीग्राम का, तुरंत वहां से जुड़ जाइएगा लिंक पर क्लिक करके। अन्यथा जो है आप टेलीग्राम पर जो एक्सेलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी जो है आप चैनल से जुड़ पाएंगे। तो जिससे कि आपका जो भी क्लास चलता है सबका लिंक हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पर, और जो भी पीडीएफ जो भी अपडेट रहता है हम टेलीग्राम पर आपको अपडेट करते रहते हैं। तो टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाइएगा। फिर भी आपको किसी भी स्टूडेंट कहीं प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपके पास जो है अब समय बहुत कम बचा हुआ है, अगर बात करें तो सिर्फ एक मंथ का बचा हुआ है। तो आपको अब जो है एसएसटी में क्या करना है कि आपको 6 to 8 बार बार यही कहते हैं 6 to 8 एनसीईआरटी फटाफट आपको कंप्लीट करनी है। जैसा कि एनसीईआरटी क्लास चल रहा है, और बाकी जो भी आपके पास समय मिलता है आप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और आपके पास सीटेट का जो है सीटेट का पीवाईक्यू होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और कहाँ से कहाँ तक 2011 से लेकर के ये जनवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ है ये होना है। और एनसीईआरटी आपको पढ़ना है और ये आपको पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। आप देखेंगे बहुत बेहतर आप एक मंथ में हो जाएंगे और बढ़िया पेपर दे करके आएंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पिछली क्लास में हमने आप सभी को ये जो पेपर लिया हुआ है हमने, तो इसमें हमने आपको 31 नंबर से क्वेश्चन शुरू करके हमने 60 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट कराया था, अर्थात 30 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिया है। तो जो स्टूडेंट अभी तक इस क्लास को नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज क्लास हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर आप 61 से शुरू करेंगे। ठीक है, और हम लोग चलेंगे 90 तक, यानी 90 तक चलेंगे, और 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, तो 60 तक हो गया था पिछली क्लास में, अब चलते 61 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन करना है। अब बात की किस पर बोला हुआ, ऊर्जा जो संसाधन है उसी कथन को आपको विचार करनी है, और इसमें से जो असत्य कथन उसको आपको यहाँ में चूज करना है। तो कहता है कि जो पहला ऑप्शन कहता है कि जो बायोगैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है, यानी जो बायोगैस बनता है, या ठीक है जो बायोगैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। तो बिल्कुल बात ये सत्य है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही बात है। आगे कहता है सौर ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा, हाँ बिल्कुल बात सही, जो सौर ऊर्जा वो नवीनकरणीय ऊर्जा, ये भी बात आपका सत्य है। असत्य के लिए ध्यान सुनेगा, पेपर आप देख लीजिएगा, सत्य के लिए पूछा असत्य के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, अब कहता है कि ज्वारी ऊर्जा सामाप्य होती है। ये जो ज्वारी ऊर्जा होती है क्या वो सामाप्य होती है? नहीं, वो सामाप्य नहीं होती है, यानी दोस्तों यह हो जाता है आपका गलत। और पवन ऊर्जा आपका प्रदूषण मुक्त होती है, तो हाँ पवन ऊर्जा है जो आपका क्या होता है, प्रदूषण मुक्त होती है। तो आपको असत्य के लिए पूछा हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन तीसरा ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में आ रहे हैं। ठीक, इससे रिलेटेड बार बार पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, इस बार भी क्वेश्चन इसी से इर्द गिर्द घूमते हुए पूछा गया था आपके जनवरी वाले पेपर में। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से यातायात के लिए, ठीक है कहता है निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता होता है। अब ध्यान समझिएगा, यातायात की बात कर रहा है कि यातायात का कौन सा साधन है जो अधिक दूरी में, ठीक है बहुत ज़्यादा लंबे दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने में सबसे सस्ता, यानी उसका जो खर्च है वो बिल्कुल सस्ता है। तो कौन सा होगा, जल मार्ग होगा कि रेल मार्ग होगा कि वायु मार्ग होगा कि सड़क मार्ग होगा? तो
तो आपको बता दें, अगर दूरी के लिए बात करें और भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने की बात कर रहा है, तो सबसे सस्ता अगर यातायात का साधन जो होगा वो होगा आपका जो है जल मार्ग। ठीक है, जल मार्ग यानी जो पानी वाली जो जहाज होती है उसे सामान ले जाने में सबसे ज़्यादा कम ईंधन खर्च होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जल मार्ग। ठीक है, रेल मार्ग नहीं होगा, क्योंकि रेल मार्ग हम बहुत दूरी तक नहीं कर सकते। जैसे रेल मार्ग के अपने देश में अपने देश तक ही सीमित है, जबकि जल मार्ग से हम एक देश से दूसरे देश में सामानों को ले जाने और ले आने का हम कार्य करते हैं इससे, जल मार्ग से। ठीक है, और वायु मार्ग ये सबसे महंगी है। ठीक है, ये क्या सबसे महंगी यातायात है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे महंगी यातायात कौन सा है? वायु मार्ग। ठीक है, और सड़क मार्ग ये सबसे कम नज़दीक में किसी सामान को ले जाने के लिए हम सड़क मार्ग का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। ठीक है, यानी इसमें से अच्छा से जो ऑप्शन आपको लगता है वही टिक करना है। कहता है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। कौन सा? अनवीनकरणीय संसाधनों को, या नवीनकरणीय संसाधनों के, मानव निर्मित संसाधनों का, या अजैव संसाधनों को। तो ध्यान सुनिएगा कि अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अगर संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए तो नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधनों को हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा क्या होगी, पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए तो नवीनकरणीय संसाधनों का हमें उपयोग करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि एक कक्षा गतिविधि के, ध्यान सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके किससे? शिक्षण शास्त्र से, यानी पेडागोजी से। ठीक है, ध्यान समझिएगा। कहता है एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। यानी कि शिक्षक ने जो है, यानी कक्षा में पढ़ा रहे जो शिक्षक हैं उन्होंने कहा कि शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाले गुड़िया का चयन करने के लिए बच्चों से कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। ठीक है, यह व्यवहार क्या दिखाता है? ठीक है, यानी कि जो बच्चे ने गुड़िया को ज़्यादा जो बच्चे गुड़िया को उठाए वह गुड़िया क्या थी? रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई थी और सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया को उसने उठाया, यानी सभी विद्यार्थियों ने उठाया। तो कहता है यह व्यवहार क्या दिखाता है, ये क्या प्रदर्शित करता है? भेदभाव, रूढ़िवाद, या प्रगतिशीलता, या पूर्वाग्रह। तो जो ये बात करता है, अगर सभी बच्चे वही उठा रहे हैं, ठीक है, रंग बिरंगे कपड़े वाले, सिर मुकुट लगाए, नृत्य मुद्रा वाली इस तरीके का उठा रहे हैं, तो यह जो उठा रहे देख करके रंग रूप के आधार पर अगर उठा रहे हैं तो ये क्या एक रूढ़िवाद है। ठीक है, यानी स्टीरियोटाइप है। तो ये जो व्यवहार दिखाता है वो क्या दिखाएगा? स्टीरियोटाइप दिखाएगा, यानी कि रूढ़िवाद दिखाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड जो होगा करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, यानी कि किसी के प्रति अगर आप पूर्वाग्रही हैं, ठीक है, तो होने का क्या अर्थ है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, या उन्हें उत्तम यानी श्रेष्ठ मानना, या फिर जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना। डी कहता है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। यानी कि किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ है? तो ये आपको 4 मिल गया, 4 में से कौन कौन से ऑप्शन इस पे आपको कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कहता है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ठीक है, तो कहता है कि किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या क्या हो सकता है? तो उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, क्या बात सही? हाँ, ये सही बात है। ठीक है, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ माना, ये तो नहीं होगा, उत्तम श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। जो लोग भिन्न उनका अनादर करना, हाँ, ये पूर्वाग्रही का अर्थ होगा। ठीक है, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये भी बात सही होगा। ठीक है, तो यानी कि ए, सी और डी होगा। तो सही विकल्प पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, ए, सी और डी। ठीक है, यानी किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ यानी कि नकारात्मक वाली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तम श्रेष्ठ तो मानेंगे नहीं, उनके प्रति नकारात्मक रूप से देखेंगे, यानी भेदभाव करेंगे, उनके विरुद्ध सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करेंगे, उनका अनादर करेंगे, ये सब करेंगे। इसलिए ए, सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन आपको करना है। ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। कहता है अभिकथन आपको फर्स्ट दिया हुआ, कहता है संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघीय व्यवस्था
भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। यानी जो संघीय व्यवस्था है वह भारत में सांस्कृतिक विविधता यानी जो विभिन्नता है की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है संघीय व्यवस्था। ठीक है, ये अभिकथा ये कहता है, क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल बात सही है। यानी कि जो संघीय व्यवस्था होती है वो भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं यानी जो आवश्यकता पड़ती है और उनके मांगों का क्या करती है, पालन करती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब तर्क आर कहता है यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण यानी स्तर स्थापित करती है। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि यह जो है संघीय व्यवस्था जो है वह देश में अभिशासन से बहुलित चरण स्तर यानी कि स्तर पर स्थापित करती है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही है। क्या इसकी व्याख्या करता है? तो हाँ, इसकी व्याख्या भी यह क्या कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर कह सकते अत्याचार रोकथाम अधिनियम, ठीक है, 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी किन घटनाओं की पहचान जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। आइए देखते हैं, इसमें आपको 4 है, कौन कौन से उल्लंघन के रूप में की गई है। कहता है यहाँ पर कि ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, और बी कहता है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, या अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो ध्यान सुनिएगा, जो ये अधिनियम है किसका, ये 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। तो पहला ये कहता है कि ऊंची जो जाति के लोग हैं, ठीक, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, ठीक है, ये होगा, ये सही होगा। ठीक है, और कौन कौन सा होगा, और जो होगा कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खिलाने के लिए बाध्य करना। आप बिल्कुल बाध्य नहीं कर सकते, ये भी बात सही है। ठीक है, और इसके बाद जो है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, नहीं, ये तो नियम सबके लिए, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ये आपका सॉरी, थोड़ा सी वाला देख लीजिएगा कि गैर आदिवासी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, फिर से ठीक है, कहता है कि गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, तो ये भी होगा। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ए, बी और सी सही हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन जो है का वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि, ठीक है, ये आपके पेडागोजी से है। कहता है मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, ये जो मध्याह्न भोजन योजना चलती है, ठीक है, कहता है ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए, यानी सही विकल्प इसमें कौन कौन से, उसके माध्यम से आप सही विकल्प को ढूंढ करके सही बताइए। ठीक है, ये कहता है कि सभी जातियों के बच्चे एक साथ खाते पीते हैं। ठीक है, क्या बात बिल्कुल सही? हाँ, ये मध्याह्न जो भोजन जो बनता है बच्चों को खाने के लिए, तो इसमें सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठ कर खाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया है, तो ये वाला बात बिल्कुल परफेक्ट सही है। ठीक है, आगे कहता है कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया, बिल्कुल बात परफेक्ट, ये भी बात सही है। ठीक है, स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। ठीक है, यानी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना भी कई गुना बढ़ गया। अगर आप देख रहे हो सरकारी विद्यालय में, तो क्या है कि अब फीस जो है आपका नहीं लग रहा है, तो यहाँ बच्चे बढ़ गए हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। ठीक है, स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई, तो हाँ, बच्चे अब क्या स्कूल नहीं छोड़ रहे, यानी घर पर नहीं बैठ रहे हैं, वो जा रहे हैं, क्योंकि उनको फ्री का भोजन मिल रहा है। ठीक है, बुक्स मिल रहे हैं,
ड्रेस मिल रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थाएं उनको मिल रही हैं पढ़ने के लिए, तो इसमें भी कमी आई तो आप डी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अपना मत देने के लिए आप ऑप्शन गलत मत कर लीजिएगा। ठीक है, कि स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया इसमें दिखाया गया, ऐसा नहीं। ठीक है, अब ऐसा आप मत करिएगा कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भी एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं ना, तो ये आपको नहीं करना, अपना मत नहीं करना, पहले की अपेक्षा में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यानी कि विकल्प जो है आपका ए बी सी और डी चारों सही रहेगा, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपके ठीक है नागरिक शास्त्र क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। आइए बात करते हैं पॉइंट पर। ठीक है, तो कहता है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, हाँ, न्यायाधीशों का भी एक निश्चित कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। हाँ, न्यायाधीशों के आचरण की जो है संसद जो है चर्चा नहीं कर सकती, ये भी बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, तो ये भी बात आपका क्या है सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी चारों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कहता है ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है, ठीक है, द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधित काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। यानी कि एक ऑफिस जाने वाली महिला है जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है, द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधित काम की तुलना में जो है घरेलू महिला जो घरेलू काम करती है द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। ठीक है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच आपको करनी है। ठीक है, कहता है कार्यालयी काम का अति मूल्यन है या घरेलू काम के लिए कम समय लगना या भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था या घरेलू काम का अवमूल्यन। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा कि हम जो घरेलू काम को बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं देते, यानी बहुत बड़ा तवज्जो नहीं देते, मुख्य कारण आपका यही होगा। ठीक है, यानी घरेलू काम का अवमूल्यन, यानी इसको हम इसका अंकन बहुत हम कम करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहता है भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। ठीक है, यानी ये किस अनुच्छेद में यानी किस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि भारतीय, ठीक है, कहता है भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की गई थी। आर्टिकल 21 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, आर्टिकल 31 यानी कि अनुच्छेद 21। 72 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता, कहता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। ठीक है, दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले, यानी कि दोनों के बीच, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में दोनों के बीच के भेदों की सही पहचान करने वाले सही विकल्पों की हमें यहाँ पर पहचान करनी। आइए, इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ, 4 विकल्प दिया गया है। कहता पहला विकल्प कहता है कि अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या बात बिल्कुल सही? तो हाँ, अमेरिका में बात सही है कि राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है। आगे कहता है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। हाँ, यानी कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की सुरक्षा का बिल्कुल प्रावधान किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, ये बात गलत है। ठीक है, सही विकल्प का आपको चयन करना, तो ए और बी आपका सही हो जाएगा, तो ए और बी आपका चौथा नंबर पर सही है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का,
कहता सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, यानी कहता है कि सभी व्यक्ति जो है वो कानून की दृष्टि से समान है। वाक्य का क्या अर्थ है? आपको यहाँ पर ABC विकल्प करके दिया, इसमें से आपको सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। ये कहता है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। क्या बात सही? हाँ, ये बात सही है। B कहता है कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बात सत्य है। ठीक है, B भी सही है। असमानताएं समाप्त हो गई हैं। ठीक है, असमानताएं समाप्त हो गई नहीं, समाप्त नहीं हुई है, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। सी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। डी कहता है कि यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। बिल्कुल बात सही है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। इस वाक्य में ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो कानून है वह यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष, यानी किसी के पक्षपात में नहीं, निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करे। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? A, B और D। तो आप सही करिए, आपका पहला ही सही हो जाएगा, A, B और D। एक 74 नंबर का जो क्वेश्चन ये आपका मिलान करना है। कहता है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, इसको आपको मिलाना है। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। यहाँ पर काम है और ये है आपका रोजगार के प्रकार। तो यहाँ पर हमें देख लेना है कौन कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसका मिलान सही है। तो अब पहला कहता है कि जो ये राजमिस्त्री हैं, क्या ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं? बिल्कुल हाँ, ये जो राजमिस्त्री होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं राजमिस्त्री, ये बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बी कहता है घरेलू कामगार जो होते हैं वो अनियमित मजदूर होते हैं। हाँ, जो घरेलू कामगार होते हैं वो अनियमित मजदूर होते हैं, उनका कोई नियम नहीं होता है कि वो नियमित ही वही करे। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सब्जी विक्रेता है वो स्वरोजगार। हाँ, जो सब्जी विक्रेता व्यक्ति है वो स्वरोजगार, यानी वो अपना स्वयं का रोजगार यहाँ पर खोला हुआ है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ये भी मिलान सही है। अब कहते हैं दुकानदार में सुपरवाइजर, यानी जो दुकानदार में जो सुपरवाइजर है, क्या वो व्यवसायी है? नहीं, वह व्यवसायी नहीं है। वह क्या है? व्यवसायी नहीं है। ठीक है, वह व्यवसायी नहीं है। व्यवसायी कौन होगा? जिसका दुकान होगा वह व्यवसायी होगा, इसलिए सुपरवाइजर व्यवसायी नहीं होगा। ये इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा, यानी कि ये जो मिलान है ये आपका क्या है? गलत है। तो आप सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? A, B और C ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण क्या हैं? ये प्रवसन मीन्स क्या होता है भाई? बसना होता है। क्या होता है? बसना होता है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन, यानी कि ये जो बस रहे हैं जा के लोग, उसके परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में क्या है? वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के बढ़ते हुए कारण, ठीक है, या जो बस रहे हैं उनके क्या कारण हैं? कि शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। बी कहता है ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन या घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। सही विकल्प आपको चयन करना है। तो ध्यान सुनिए, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति ये नहीं होगा। ठीक है, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, हाँ ये बात सही है, बी सही होगा। घटी हुई कृषि उत्पादकता, हाँ ये भी बात आपका सही होगा। और डी है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ये नहीं होगा। अब बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आज 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सीटेट में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है सार्वजनिक सेवाओं से रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। अब सार्वजनिक सेवाएं यानी कि जो गवर्नमेंट वाली सेवा होती है वो, ठीक है,
तो पुलिस सेवाएं क्या ये सार्वजनिक सेवाएं हैं? हाँ बिल्कुल है, ये सरकारी है तो बिल्कुल है। न्यायिक सेवाएं ये भी आपका गवर्नमेंट का है, सरकारी है, ठीक है, ये निजी नहीं है, ये भी आपका क्या है, सार्वजनिक सेवाएं हैं। शैक्षणिक सेवाएं, हाँ जो शैक्षणिक सेवाएं हैं ये भी आपका क्या है, गवर्नमेंट की है, सार्वजनिक सेवाएं हैं ये भी है। जो निर्माण सेवाएं ये आपका क्या है, ये प्राइवेटीकरण है, ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। तो आपका तीन हो जाएगा, यानी जो सार्वजनिक सेवाएं होगी वो पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं ये होगा, निर्माण सेवाएं नहीं होगा। तो ए, बी और सी ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि इसका कारण क्या है आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, कि 1883 में जो इल्बर्ट बिल के लागू होने पर जो विरोध हुआ उसका कारण क्या था। तो कहता है क्योंकि, ये कहता है कि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। क्या बात सही? ये गलत है। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका विरोध हुआ था, ठीक है। और बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। बात बिल्कुल सही है, अगर उस पर मुकदमा चला सकते थे, यानी कि जो भारतीय लोग थे ब्रिटिश मुकदमा चला सकते थे, तो इसका ये मतलब था कि अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में समानता स्थापित करने का भी प्रयास किया गया था। तो ये भी बात आपका सही है, यानी बी भी सही हो गया, सी भी सही है। अब बिल जो भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, ये बात गलत है, ठीक है, यानी कि बी और सी सही है। सही विकल्प का चयन करना है तो बी और सी यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है स्वतंत्र भारत के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है, यानी जो स्वतंत्र भारत है, यानी कि स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन ए कहता है कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य। कारण देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। क्या बात बिल्कुल सही है? हाँ बात बिल्कुल सही कि भारतीय संविधान में तय किए गए जो आदर्श हैं को हम अभी भी पूरी तरीके से जो है साकार नहीं कर पाए, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। यानी कथन ए और आर दोनों सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। और क्या इसकी सही कारण है? तो आर जो है ए का सही कारण भी है, ठीक है, सही कारण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट सही हो जाएगा। 79 का क्वेश्चन है कि कहता है नीचे दो कथन ए और बी दिए गए हैं। कहता है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है, एक जो दो कथन है वो खिलाफत आंदोलन के संबंध में दिए गए हैं। कहता है सही विकल्प आपको चूज करना है। और विकल्प ए कहता है कि 1920 में यानी 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। क्या बात बिल्कुल सही है? तो हाँ सही बात है यह, ठीक है, यानी कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के जो सुल्तान थे जिनका नाम था खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। हाँ बिल्कुल बात यह सत्य है। बी विकल्प कहता है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो चाहते थे, इसलिए यह वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। यानी ए सही है, बी गलत होगा। तो आपका पहला ही सही है, ए सही होगा, बी गलत। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन आपको करना है। अभिकथन ए कहता है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। क्या बात बिल्कुल सही? हाँ बिल्कुल बात ये सत्य है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कारण देखिए, कहता है इनमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये भी बात बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें क्या था, लाभ बहुत काफ़ी हो रहा था, ठीक है। तो ए और बी ये भी सही है और इसका ये व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो आपका चौथा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। अब देखिए, बुद्ध से रिलेटेड हमने क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको बता दिया कि विचार और नए प्रश्न में हमने आपको बुद्ध के बारे में बताया था, तो इससे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। और इस बार भी उसी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। 3 विकल्प दिए गए हैं। कहता है कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है। हाँ, बुद्ध के उपदेशों में ये शामिल है, ये बात सही है। बी कहता है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह। ये बुद्ध के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण आपका उपदेश है कि हमारा जो ये कष्ट है या दुख है हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से ही है। ठीक है, यानी हम जितना इच्छाएं करेंगे, जितना लालसा करते जाएं, उतना ही हम दुख के कारण बनेंगे। ठीक है, यानी उतना हमें दुख थोपता जाएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी उनका उपदेश था। सी कहता है कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों के उपदेशों को मानना ही आवश्यक था या उनका पालन करना ही आवश्यकता था, ऐसा नहीं है खुशहाल जीवन के लिए। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी ए और बी आपका सही है। तो ए और बी आप देखिएगा तो चौथे नंबर वाले पॉइंट का सही हो जाएगा, ए और बी करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए, क्लास पसंद आ रहा है तो बिल्कुल एक बार लाइक नहीं, क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, सभी स्टूडेंट ज़रूर अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एक बार। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी को दबा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, चलिए अगला है 82 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। ठीक है, विकल्प कहता है अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। क्या बात बिल्कुल सही? हाँ, ये परिवर्तन आया था। ठीक, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी नहीं, स्वतंत्रता में उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि उनकी आज़ादी हम कह सकते हैं कि छीन गई थी, क्योंकि इतना काम का प्रेशर आ गया था। ठीक, सी कहता है कि डिजाइनों में बहुला और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी नहीं। जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना था तो उनकी कलात्मक में बढ़ोतरी नहीं होगी, जो चल रहा है वहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे, तो ये बात गलत था। ठीक है, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ठीक है, हाँ ये सही बात है, यानी ए और डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। ठीक है, किस पर समर्पित था? यानी कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब किस पर समर्पित है? कहता है भारत के उपनिषेधवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों के लिए नहीं, ये इस पर नहीं था। ठीक है, भक्ति गायकों के लिए इस पर भी नहीं था। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। तीसरा सही था कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में जो किताब आई थी, वह किताब जो समर्पित था, यानी किस पर जो लिखा गया था, वो अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कर्मचारियों पर था। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कहता है 19वीं सदी, कहता विकल्प ए कहता है, पहला कथन कहता है ए, कहता 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। क्या बात सही है? हाँ, ये बिल्कुल बात सत्य है। अब देखिएगा कथन बी देखिएगा, कहता है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किए एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। बी जो है ए का उदाहरण है, यानी जो ये बी है ए का सही उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, बी जो है ए का उदाहरण है। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? यानी निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके, दोबारा व्याख्या करके ये कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? कौन कहा था? बेगम अनीस किदवई या मुमताज़ अली या हजारे बीबी इस्माइल या बेगम रुकैया सखावत हुसैन?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुमताज अली, ये सही आंसर हो जाएगा मुमताज अली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्यकाल में, यानी मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिली है, क्योंकि जो मध्यकाल था, मध्यकाल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिली। इसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो कहता है वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। बिल्कुल बात सही है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो लिखित जानकारी बहुत कम रखे थे, इसलिए जो है वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में हमें कम जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। और कहता है वे उन इलाकों में नहीं रहते जहां मध्यकालीन शासक थे, ये बात बिल्कुल गलत। ब्रिटिश शासक की स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में ऐसा बात गलत है, वे अलगाव में थे और एकांत में रहते, ऐसा नहीं है, ठीक है। यही कारण, मुख्य कारण यही था, ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका, खुदा की रचना में, खुदा की रचना के खाते में, ध्यान सुनेगा, कहता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन सीधा सीधा, ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी आप कंप्लीट करेंगे तो आप जो है सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दिया गया था, ये लेखांश जो 13वीं शताब्दी में ये जो जिसके लिए लिखा गया था, ये रजिया के लिए लिखा गया था, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कहता मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, और कथन बी कहता है कि मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहा जाता था, ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य, ये आपका सही है। और ये आपका ये वाला कथन गलत है कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, ये बात बिल्कुल गलत है। तो सही विकल्प का चयन करना, तो विकल्प ये ही आपका क्या होगा, करेक्ट सही होगा, ठीक। 89 क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? हमने आपको पढ़ाया था कि निम्नलिखित में से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर के बने औजार कौन से मिला था? कोल्डिहवा या इनामगांव, ब्रह्मगिरी, हुंसी। तो हुंसी में मिला था, ठीक है, चूना पत्थर वाला, ये सही आंसर हो जाएगा हुंसी। निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो हुंसी पूरा पाषाण स्थल पर मिला था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 90, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है पूछा है, सही नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, कहता आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, ये भी बात सही है। ज्यादातर फसलों पर कर उपज 1/2 हिस्सा निर्धारित होता था, ठीक है। और चरवाहों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये जो उपज का 1/2 नहीं था, 1/4, ठीक है। तो ये यही वाला असत्य पूछा हुआ, तो ये सही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा समाप्त हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए, और 30 क्वेश्चन और जो आपका है फर्स्ट भाग में मैंने आपको बताया था कब आया था। जो स्टूडेंट नहीं देखे, चैनल में पढ़ा हुआ आप देख लीजिएगा, या फिर इन स्क्रीन पर हम उस क्लास को लगा देंगे, वहाँ से भी आप सभी देख लीजिएगा। इस तरीके से ये 60 क्वेश्चन से आपको ये पता चला होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए सीटेट में और कैसे क्वेश्चन आएगा। इससे इर्द गिर्द क्वेश्चन आप पेपर में बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा गया रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं में समाप्त करते हैं। एक बार आप सभी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप सभी जो है इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जरूर अपने फ्रेंड में, ज़्यादा संख्या में सभी स्टूडेंट्स शेयर करिएगा। और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ, सबसे पहले टेलीग्राम का आप क्लिक करेंगे, आप ग्रुप से जुड़ पाएंगे, या एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर भी किसी भी स्टूडेंट कहीं प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमने आपको बताया
बता दिया कि एसएसटी के लिए 6 to 8 एनसीईआरटी आपको ज़्यादा आपको पढ़ना है और पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, बस इतना ही आपको बार बार करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।